Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and today we have to start a new chapter. Chapter name is the ecosystem, and today we will discuss about the first lecture of the ecosystem. In this lecture, you will understand about the introductions of ecosystem and type of ecosystem. तो आज चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं. ओके, सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज द मीन्स ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता क्या है और सबसे पहले आखिर जो इकोसिस्टम टर्म है किसने प्रपोज्ड किया. ओके, एज यू नो इकोसिस्टम टर्म्स हैज बीन कोइन्ड बाय द साइंटिस्ट नेम वाज द टेंसली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है. हु हैव कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम. तो याद रखें इकोसिस्टम टर्म्स जो है टेंसली साइंटिस्ट ने कॉइन किया. तो व्हाट द मीन्स ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का वास्तव में मतलब क्या होता है, चलिए इस बात को आप लोग समझिए. तो इकोसिस्टम डिफाइन एज सम टोटल ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द लिविंग, दैट्स कॉल्ड द बायोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड नॉन लिविंग मीन्स द abiotic organism which is capable of independent existence is known as the ecosystem. So it means ecosystem में हम स्पेशली इंक्लूड करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को. तो यहाँ हम कह सकते हैं जब हम यहाँ पर इकोसिस्टम की बात हो रही है तो इकोसिस्टम में स्पेशली हम इंक्लूड करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को. तो देखिए बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट. लिविंग कंपोनेंट्स मींस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं, जबकि एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट. दैट्स मींस द इसमें हम स्पेशली इंक्लूड करते हैं लाइक एज द टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट. सो इकोसिस्टम में इंटरेक्शंस होती है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में. चलिए और इसको आगे समझते हैं. तो बेसिकली इकोसिस्टम को हम विजुअलाइज करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल आपको याद रखना है. विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. तो याद रखें इकोसिस्टम इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम. स्पेशली इसमें क्या रहेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन शो करते हैं विद द सराउंडिंग और फिजिकल एनवायरमेंट्स है. चलिए इस पॉइंट्स को आप लोग कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हो जब आप लोग ध्यान से देख रहे हैं. तो यहाँ पर एक इकोसिस्टम है. इस इकोसिस्टम में ये एक छोटा सा पॉन्ड्स बना हुआ है और इसको हम हाइलाइटर के थ्रू भी समझ सकते हैं. सॉरी, पॉइंटर की मदद से समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. ये पूरा के पूरा एक इकोसिस्टम है. अब इस इकोसिस्टम में ध्यान से आप लोग देखोगे दीज आर द फिशेस प्रेजेंट है. अब फिशेस क्या होगा, लिविंग कंपोनेंट्स हो गए, जबकि इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे ये वाटर भी प्रेजेंट है. वाटर क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गया. एबायोटिक कंपोनेंट्स मींस द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए. इसके अलावा बैक्टीरिया है, प्लैंक्टन्स है, प्रोटोजोन्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम में यहां पर प्रेजेंट रहेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स स्पेशली प्रेजेंट होते हैं. चलिए इस बात को और बेहतर तरीके से समझिए. जब भी हम यहां पर बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है लिविंग वर्ल्ड में. सबसे पहले हम देखते हैं एटम्स होते हैं. एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फिर जो मॉलिक्यूल्स है आपस में मिलकर बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे. फिर इन बायोमोलिक्यूल्स के कारण ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है. फिर ऑर्गेनेल्स के कारण एक पर्टिकुलर सेल बन जाती है. तो ये बात आप लोग समझ गए हैं. एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स है बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, और आफ्टर बायोमोलिक्यूल्स फॉर्मेशन देयर इज अ फॉर्मेशंस ऑफ द सेल्स बन गई. तो अब जब हमने यहां पर कह दिया देयर इज अ फॉर्मेशंस ऑफ द सेल, तो बहुत पहले से आप लोग समझ चुके हो सेल इज कॉल्ड द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल आपस में मिलकर फॉर्मेशंस करते हैं किसका, टिश्यूज का. फिर हम यहां पर और देखें तो टिश्यूज आपस में मिलकर फॉर्मेशंस करेंगे ऑर्गन का.
एंड देन आफ्टर हम देखते हैं ऑर्गन आपस में मिलकर फॉर्मेशंस करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम का। तो देखिए अभी तक क्या कहा मैंने कि सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे एंड देन आफ्टर ऑर्गन से यहां पर फॉर्मेशंस होता है ऑर्गन सिस्टम का। अब जैसे ही ऑर्गन सिस्टम बन गए तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में। तो ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशंस कर लेते हैं। तो हमने कहा ऑर्गेनिजम्स मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल का फॉर्मेशंस हो चुका है। अब ये इंडिविजुअल आगे चलकर फॉर्मेशंस करेगा एक पर्टिकुलर पॉपुलेशंस का। जैसे सपोज यहां पर कोई ऑर्गेनिजम्स बना, वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, ह्यूमन में कोई मेन बन गया। अब जितने भी ह्यूमंस बींग्स हैं हमने उसका क्या कह देंगे, एक पॉपुलेशंस कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा पॉपुलेशंस क्या हो सकती है, ह्यूमन पॉपुलेशंस हो सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, पॉपुलेशंस में क्या हो जाएगा, ह्यूमन पॉपुलेशंस हो जाएगी। और मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर सपोज डॉग है तो डॉग की पॉपुलेशंस हो जाएगी। फिशेज है, एक लेक या पॉन्ड में प्रेजेंट है तो वो फिशेज की पॉपुलेशंस हो जाएगी। अब जब ये इंडिविजुअल स्पीसीज जो है, मतलब हमने कहा पॉपुलेशंस बनी हुई होती है ओनली वन टाइप ऑफ स्पीसीज से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वन टाइप ऑफ स्पीसीज से ही क्या बनता है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशंस का फॉर्मेशंस होता है। अब जो है डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलकर क्या फॉर्मेशंस करेगी, कम्युनिटी बना लेती हैं। तो कम्युनिटी से कहने का मतलब है सपोज यहाँ पर जो पॉन्ड्स है, लेक है, इसमें फिशेस प्रेजेंट है। अब फिशेस के अलावा यहाँ पर डिफरेंट जो है क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स प्रेजेंट है। प्रोटोजोन्स के अलावा एल्गी प्रेजेंट है। अब एल्गी के अलावा और भी दूसरी डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सब आपस में मिलकर डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलकर कम्युनिटी का फॉर्मेशंस करते हैं। फिर हम यहाँ पर और आगे इसी कंसेप्ट को समझें तो स्पेशली जो कम्युनिटी है जब इंटरेक्शंस करती है किसके साथ, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, या फिर हम कह दें एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। तो कम्युनिटी जब एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं तो इसके इंटरेक्शंस के कारण यहाँ पर फॉर्मेशंस हो जाता है किसका, इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर अल्टीमेटली फॉर्मेशंस ऑफ द इकोसिस्टम, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम यहाँ पर बन जाएगा। तो अभी तक बहुत आसानी से आप लोग ये कंसेप्ट समझ चुके हो कि फर्स्ट बात आपको याद रखना है, हु कोइन द टर्म इकोसिस्टम, आंसर विल बी द टेंसली। फिर हमने कहा व्हाट द मीन्स ऑफ द इकोसिस्टम, या इकोसिस्टम को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमने कहा सम टोटल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, दैट मीन्स द बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शंस है दैट रिप्रेजेंट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम स्पेशली फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कह देते हैं। अब और आगे समझते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिए जब इकोसिस्टम के टाइप के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो बेसिकली जब हम इकोसिस्टम को डिवाइड करेंगे तो अभी मैं समझाने वाला हूं टू डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग समझें कि जो इकोसिस्टम है वो वेरी करता है साइज में। वेरी करता है साइज में कहने का मतलब है इसका जो साइज है वो अलग अलग होता है। दैट्स मीन्स द स्मॉल साइज का भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द पॉन्ड्स इज अ एग्जांपल ऑफ द स्मॉल इकोसिस्टम। जबकि हम लार्ज साइज के इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें स्पेशली जो एग्जांपल लिया जाता है वो हम एग्जांपल या तो फॉरेस्ट का लेते हैं या फिर सी का लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इकोसिस्टम का साइज फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल होता है, अलग अलग साइज के होते हैं। एक छोटे से इकोसिस्टम से लेकर ह्यूज साइज का भी इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे कि पॉन्ड। पॉन्ड जो है छोटा सा तालाब है जो कि बहुत छोटे साइज का है, जबकि फॉरेस्ट और सी लार्ज साइज के इकोसिस्टम है। तो जनरली जब हम बात करते हैं इकोलॉजिस्ट की, यहाँ पर कई ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं ये पूरा के पूरा अर्थ सरफेस एंटायर बायोस्फीयर की मैं बात करूं तो ओवरऑल बायोस्फीयर एज ए वर्क एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम, एंटायर बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। और इस ग्लोबल इकोसिस्टम में हम इंक्लूड करेंगे
ऑल लोकल इकोसिस्टम। ऑल लोकल इकोसिस्टम से कहने का मतलब है एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फिर हमने कहा टेरेस्ट्रियल में जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ रहा है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ रहा है, एक्वेटिक में पॉन्ड है, रिवर्स है, इन सभी इकोसिस्टम को आपस में कंबाइनली रूप से मिलकर एंटायर बायोस्फीयर बनती है जिसे हम ग्लोबल इकोसिस्टम कह देते हैं। अब इसी में और आगे समझें तो स्पेशली इकोसिस्टम को वी हैव डिवाइडेड टू टाइप। one is called the terrestrial ecosystem and the second one is known as the aquatic ecosystem। अब दोनों को जैसे ही आप लोग टर्मिनोलॉजी सुनते हो बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब कि ऐसा इकोसिस्टम जो कि अर्थ सरफेस पर है, लैंड पर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक, व्हाट द मीन्स ऑफ द एक्वेटिक, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है एक्वेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू द वाटर, दैट मीन्स द वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाता है। जबकि टेरेस्ट्रियल हम किसे कह देते हैं, विच इज रिलेटेड टू द लैंड, जो कि लैंड से रिलेटेड है, दैट्स कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब यहां से जो मेन कंसेप्ट आपको याद रखना है टाइप ऑफ इकोसिस्टम में, फर्स्ट टाइप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द सेकेंड टाइप इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम आल्सो। इस डायग्राम में इकोसिस्टम दर्शाए गए हैं, तो इसको ऐसे समझिए आप लोग, ये पूरा के पूरा इधर जो दिखाया गया है दिस इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जबकि ये जो है दिस इज कॉल्ड द एक्वेटिक इकोसिस्टम है। वाटर के अंदर फिशेज हैं, सी क्रिएचर्स प्रेजेंट है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, दिस इज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। और जब हम अर्थ सरफेस पर प्लांट, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और दूसरे क्रिएचर्स या एनिमल्स प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में आप लोग समझिएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है क्या। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, सो दैट्स मीन्स द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अकर्स ओवर लैंड, दैट्स मीन्स द जो लैंड पर प्रेजेंट है, जमीन पर जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है, हम उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल लें इसमें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम is example of the terrestrial ecosystem. Now the second you have to understand aquatic ecosystem. Aquatic means just I told, aquatic का मतलब होता है water, so that means the aquatic का मतलब क्या है यहाँ पर, water, that means the water ecosystem। और इसमें हम इंक्लूड करते हैं वाटर बॉडीज को, और वाटर बॉडीज में लाइक एग्जाम्पल जो आप लोगों को लेना है, जिसको समझना है, पॉन्ड्स का एग्जाम्पल लेंगे, लेक का एग्जाम्पल लेंगे, रिवर्स का एग्जाम्पल लेंगे। और रिवर्स स्पेशली एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर का, दैट मीन्स द स्वच्छ जल, जहां पर फ्रेश वाटर है, साल्टी वाटर नहीं है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स। वेटलैंड, व्हाट द मीन्स ऑफ द वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब समझ लो, सपोज कोई एरिया प्रेजेंट है, ये यहाँ पर एक एरिया प्रेजेंट है, इस एरिया में प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सोइल सरफेस है, इस सोइल सरफेस में लेस अमाउंट्स में वाटर प्रेजेंट है, और पूरा के पूरा एरिया कैसा है, भीगा हुआ है वाटर से, सो दैट इज कॉल्ड द वेटलैंड। आल्सो एक्वेटिक इकोसिस्टम, सी और एस्चुरीज, दैट मीन्स द साल्ट वाटर, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम टू डिफरेंट टाइप हो गया, फर्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मीन्स द यहाँ पर हमने इंक्लूड किया किसको, वाटर बॉडीज को, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, वेटलैंड, सी और एस्चुरीज। और इसी कंसेप्ट को आगे समझें तो इसी को समझने के लिए डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस की गई है इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड द सन। एंड देन आफ्टर इसमें क्या होता है, इस सन एनर्जी को, जो कि एक तरीके से एनर्जी आ रही है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स स्पेशली क्वालिटी रखते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो वो सब मैं आगे के कंसेप्ट में बताऊंगा, सिर्फ अभी डायग्राम देखें, इस डायग्राम से समझें, यहां पर लिविंग और नॉन लिविंग सभी कंपोनेंट दर्शाए गए हैं, तो ये आपस में मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके,
Now you have to understand about type of ecosystem with respect to the human interference. ह्यूमन इंटरफेरेंस के बेसिस पर इकोसिस्टम को स्पेशली डिवाइड किया जाता है टू डिफरेंट टाइप में। अब आखिर ये टू डिफरेंट टाइप कौन कौन से रहेंगे? द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द नेचुरल इकोसिस्टम। देखिए, नेचुरल इकोसिस्टम टर्मोलॉजी से ही क्लियर है, जो कि स्पेशली डेवलप होता है विदाउट ह्यूमन सपोर्ट, मतलब इसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है इसके डेवलपमेंट में। सो दिस इज नोन एज द नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम नाम से ही क्लियर है, दैट मीन्स द इकोसिस्टम डेवलप बाय द नेचुरल प्रोसेस, दैट मीन्स द नेचर के थ्रू इस इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होगा। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन सपोर्ट। ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत यहां पर नहीं है। एग्जाम्पल लें हम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। अब इसी में और आगे समझते हैं। तो सेकेंड वन जो टाइप है, सो दैट इज कॉल्ड द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। अब ध्यान से आप लोग समझोगे, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व, that means the ecosystem which is developed by the humans, that means the ऐसा इकोसिस्टम जो कि ह्यूमंस इसको डेवलप करता है, और जिस इकोसिस्टम को ह्यूमंस डेवलप करता है दैट इज नोन एज द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कह देते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के लिए दूसरा नाम है मेन मेड इकोसिस्टम। बिल्कुल आपको याद रखना है पॉइंट्स कि एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम आल्सो नोन एज द मैन मेड इकोसिस्टम, क्योंकि ह्यूमंस बींग्स इसको क्रिएट करता है। अब एग्जांपल हम इसके लिए, तो वी हैव टेकन एग्जांपल क्रॉप फील्ड, गार्डन, और गार्डन के अलावा एक्वेरियम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। ओके, और आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन इजीली सी यहां पर एक्वेरियम दर्शाया गया है, और एक्वेरियम एग्जांपल है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में, जिसमें डिफरेंट फिशेज वगैरह प्रेजेंट है। ह्यूमंस ने अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर रखा है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्वेरियम। ये किसका है? हमने क्या कह दिया? ये एक्वेरियम है, और एक्वेरियम इज एग्जांपल ऑफ द मैन मेड इकोसिस्टम। और आगे हम बात करते हैं अब फीचर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। अब जो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है? ह्यूमंस की सपोर्ट के द्वारा क्रिएट हो रहा है। तो आखिर इसके में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहेंगे, कौन कौन से इसमें फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे, इस बात को आपको समझना है। सबसे पहली बात, हैव लिटिल डाइवर्सिटी, दैट्स मींस द इसमें जो डाइवर्सिटी है लिमिटेड है। सपोज ह्यूमंस ने एक्वेरियम बनाया, तो अब उस एक्वेरियम में सिर्फ और सिर्फ क्या है? फिशेस प्रेजेंट है। फिशेस के अलावा कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही देखने को मिलेंगे। यहां पर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, पहली बात। सेकेंड, हाई प्रोडक्टिविटी। अब सपोज ह्यूमंस ने यहां पर क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम बनाया, तो उसका पर्पस क्या था? ग्रेन को, सपोज गेहूं की क्रॉप्स लगाई, तो वो बीट के प्रोडक्शन हाई अमाउंट्स में चाहता था, सो दैट्स मीन्स दैट यहां पर हाई प्रोडक्टिविटी होगी। थर्ड, यहां पर फूड चेन जो है वो सिंपल रहेगी। आगे के लेक्चर में मैं आपको फूड चेन बनाऊंगा, क्योंकि फूड चेन में ऑर्गेनिज्म एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या करते हैं? इंटर करते हैं, जो आप आगे के लेक्चर में बहुत इजीली समझ पाओगे। लिटिल साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग बहुत कम अमाउंट्स में होती है, जबकि नेचुरल इकोसिस्टम में हाई अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डोंट पजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसमें सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये मेन मेड इकोसिस्टम है। जब मेन मेड इकोसिस्टम है, सो दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमन बीइंग्स के अंडर कंट्रोल में है। क्लियर? तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर समझे एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम के। अब आपको समझना है एग्रो इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को हम नाम से जानते हैं लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम,
और ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बिल्कुल याद रखना है। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम? सो करेक्ट आंसर विल बी द एग्रो इकोसिस्टम या एग्रीकल्चर इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम कहलाता है। और अब हम ये अभी जो टॉपिक समझा है, अब हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट, इन कंसेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपको ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना है और कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड। सो अभी मैंने बताया कि इकोसिस्टम में हम इंक्लूड कर रहे थे किसको? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को। इकोसिस्टम टर्म हैज बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट A.G. Tansley. So correct answer will be the D. A.G. Tansley is the correct answer. क्लियर है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट 2016 में पूछा गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम की बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी है? बेसिक कैटेगरी से यहां पर मतलब है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ऑलरेडी मैंने कहा था बेसिकली हम इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट बेसिक कैटेगरी में। फर्स्ट इज कॉल्ड द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ध्यान से आप ऑप्शन ए पढ़ोगे तो एक्वेटिक करेक्ट है, बी पढ़ोगे टेरेस्ट्रियल करेक्ट है, सी बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट। ग्रासलैंड एंड क्रॉप फील्ड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बेसिक यहां पर पूछा गया है। तो बेसिक इकोसिस्टम कहलाते हैं एक्वेटिक एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल। फिर इन बेसिक के अंदर आते हैं ग्रासलैंड एंड क्रॉप फील्ड। क्लियर? चलिए, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। इसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल कौन सा है। तो अभी मैंने बताया कि मैन मेड इकोसिस्टम का दूसरा नाम था एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। अब एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय द मेंस। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है, एन आइलैंड, एक्वेरियम, टिश्यू कल्चर एंड फॉरेस्ट। सपोज हम यहां पर देखते हैं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है? नहीं, दिस इज द नेचुरल इकोसिस्टम। टिश्यू कल्चर क्या मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है? नहीं, टिश्यू कल्चर तो एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स है या स्पेशली प्लांट्स है, एक पार्ट को आइसोलेट करते हैं, देन आफ्टर उससे मल्टीपल कॉपी में उस प्लांट्स को बना लेते हैं। दिस इज आल्सो नॉट मैन मेड इकोसिस्टम। आइलैंड्स, दिस इज अ नेचुरल इकोसिस्टम है, नॉट मैन मेड। सो करेक्ट आंसर विल बी द बी, एक्वेरियम। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स